स्वागत है ROARO के PYQ के नए सीरीज में। तो नया PYQ है 2013 का GS का। इससे पहले हमने 2010 का देखा था। तो 2010 में 2 बार पेपर हुआ था, तो 2 क्वेश्चन पेपर उसके GS के सॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। हिंदी का भी 2 बार हुआ है, तो हिंदी वाला भी अपलोड होगा अभी। ठीक, तो सामान्य अध्ययन देखते हैं। इसमें अध्यायवार दिया हुआ है, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पर, उसको देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से रिपीट करता है बार। तो अगर पूरा देखते हैं आप, तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। एक बार पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ROARO UP PCSE में रिपीट होते हैं। अगर 10-12 साल का क्वेश्चन पेपर आप लगा लेते हैं, तो 10-15 क्वेश्चन आपके कहीं जाएंगे नहीं बाहर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट सारी सबकी बनी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि प्राचीन इतिहास का, कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पर पुस्तक लिखी है। तो किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, वो कौन थे? तो भोज थे, गोविंदराज थे, चंद्रवर्धन थे, चंद्रवर्मन थे, या महिपाल थे। तो भोज ने लिखी थी, ये आंसर सही है। तो राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख इन्होंने किया है। ये परमार वंश के थे। परमार वंश के शासक थे। 1000 से 1055 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, राजा भोज के सम्राट सूत्रधार का 31वां अध्याय जो है यंत्र विज्ञान से संबंधित है। तो अभी पूछता है कि सम्राट सम्राटगण, ये पढ़ाएगा नहीं, सूत्रधार किसने लिखा है? तो इन्होंने भोज ने लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, तो इसी बुक में उन्होंने बताया है। 31वां अध्याय जो है, इसमें यंत्र विज्ञान के संबंधित है ये। ठीक है, तो इसमें बताया गया काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में। इस अध्याय में यंत्र, उसके भेद और विविध यंत्र निर्माण पद्धति का भी इसमें प्रकाश डाला गया है। तो सम्राटगण सूत्रधार किसने लिखा है? तो भोज ने लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, मिलान करवाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 के बीच में, तो कह रहा है कि किससे संबंधित है? तो सर जॉन शोर से, लॉर्ड बेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो ये किससे संबंधित है? तो बताइए कौन था उस समय? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग उस समय गवर्नर था। ठीक, सी आंसर सही है इसका। तो आप व्याख्या चाहें तो पढ़ सकते हैं इसका, व्याख्या जो दिया हुआ है। तो व्याख्या से क्वेश्चन फंसते हैं, रिपीट होता है, इससे एक कॉन्सेप्ट भी बनता है आपका। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के मध्य हुआ था, इसमें मराठा स्वतंत्रता के अंतिम प्रयासों के रूप में किया गया। इस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा शक्तियों को पराजित किया, और शक्तियों की पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है 13 जून 1817 को पूना से संधि की, पूना की संधि की। तो तृतीय में पूना की संधि हुई थी, याद रखिएगा। दौलत राव सिंधिया से 5 नवंबर को ग्वालियर की संधि की। तो सबको हराया, जिसमें सिंधिया और बाजीराव द्वितीय, होलकर, ठीक है, ये जितने भी थे इनके सहयोगी थे, सबके साथ अलग अलग संधि की गई इसमें, और सबको हरा दिया। किसने? तो अंग्रेजों ने मिलके। ठीक, तो याद रखिएगा। तो अंग्रेजों ने पेशवा के पद को 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया। कौन? तो बाजीराव द्वितीय। तो अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया, और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का रहा। ठीक है, तो मराठों में पतन में सर्वाधिक योगदान जो है किसका था? तो बाजीराव द्वितीय का था। याद रखिएगा, 1818 में बाजी जो पेशवा का पद था इंड कर दिया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कब खत्म किया गया था, तो 1818 ईस्वी में। अगला है सिख राजा का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो खड़ग सिंह था, शेर सिंह था, नवनिहाल सिंह था, दिलीप सिंह थे। तो कौन था? तो दिलीप सिंह थे। डी आंसर सही है। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, राजा दिलीप सिंह जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, मृत्यु उनकी 22 अक्टूबर 1895 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, तो अंतिम है, याद रखिएगा। अंतिम वाला पूछ भी लेता है, जैसे एग्जाम में पूछा, इसमें रिपीट भी हो सकता है, तो याद रखिएगा इस बात को। तो इनका जन्म 6 सितंबर 1838 में हुई, मृत्यु 1895 में हो गई। ठीक है, इसमें जो जिनके साम्राज्य में पंजाब सहित कश्मीर, जम्मू और लद्दाख शामिल थे, यह महाराजा रंजीत सिंह और महारानी जिंद कौर के सबसे छोटे पुत्र थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, और ब्रिटिश विजेताओं ने दिलीप सिंह को
अपदस्थ करके पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया तथा इस प्रकार राजा दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम शासक के रूप में इतिहास में इनको जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बारे में पूछ रहा है, क्या है? ठीक है, 1857 की क्रांति। तो पहला है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था, तो डायरेक्ट डेट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो कब हुआ था? 1855 में, 1854 में, 1856 में, 1853 में। तो 1856 में हुआ था, सी आंसर सत्य है इसका। तो अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय जो हुआ था 1856 में हुआ था। ठीक है, तो अवध राज्य कुशासन के बेस पे इनको मिला लिया था अंग्रेजों ने। कुशासन के कहा था कि शासन सही नहीं चला पा रहे हैं, कुशासन का आरोप लगा के इनको जो है ब्रिटिश राज्य में इनको मिला लिया गया। ठीक है, तो अवध में अंग्रेज रेजिमेंट की रिपोर्ट पर कुशासन का सारा दोष नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर डाल दिया गया, लेकिन स्लीमैन की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो डलहौजी ने 1854 में एक अंग्रेज अधिकारी जनरल आउट ट्रम्प को अवध का नया रेजिडेंट नियुक्त किया। और आउट ट्रम्प ने क्या किया कि 1855 में में अवध की शासन व्यवस्था की रिपोर्ट भेज दी और कहा कि ये लोग सुचारू रूप से सही से चला नहीं पा रहे हैं इसको, और कुशासन बहुत ज़्यादा इनके में फैला हुआ है। तो इसी कार्रवाई के करते हुए 1856 में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। किसने किसने मिलाया? डलहौजी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, तो किसके साथ? चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। तो किसके साथ फेंके थे? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ भेजे थे, सी आंसर सही है। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, तो वो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था। ठीक है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दे रहे थे उसमें। अगला है ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के बाद भारत का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है, सविनय अवज्ञा से भी नहीं है, जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई से भी नहीं है, ये हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है। डी आंसर सही है। ऑपरेशन पोलो सैनिक अभियान था, भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराया था इसी ने। तो राज्यों के एकीकरण जब हो रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये कार्रवाई करवाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 से प्रारंभ होकर 18 सितंबर 1948 में संपन्न हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है ये? तो ये पुस्तक नाम पूछता है, मिलान भी करवाता है, तो बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की भी नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। सी आंसर सही है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अल हिलाल एवं गुबारे खातिर नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। तो अल हिलाल, कभी एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा, अल हिलाल और गुबारे खातिर, इन्हीं की जो है पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए में हुई, जर्मनी में हुई, स्पेन में, फ्रांस में। तो गदर पार्टी की यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई। ठीक है, तो 8वें का कौन सा आंसर सही है? तो ए आंसर सत्य है। तो 1913 में हुई। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, गदर पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक इसके सोहन सिंह भखाना थे, सोहन सिंह भाखना थे, भखाना नहीं भाखना थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है केसर सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल महामंत्री थे, लाला ठाकुर दास धूरी संयुक्त सचिव थे, और पंडित कांसीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, नई पार्टी ने कनाडा, चीन, जापान आदि में इन्होंने अपना शाखाएं खोली, अन्य देशों में भी शाखाएं अपनी खोलना शुरू की इन्होंने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गठन हुआ था इसका। अगला है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है, बी आंसर सही है। देखिए, देवरिया है, गोरखपुर है, महाराजगंज है और कुशीनगर है। तो ये देवरिया से भी काफ़ी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चौरी चौरा गोरखपुर में है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को जलियांवाला बाग हुआ, वो क्या कहते हैं कि चौरी चौरा में कांड हुआ था। क्या कांड हुआ था? तो पूरा एक पुलिस चौकी को जला दी गई थी। तो 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। बलिया में की गई, सी आंसर सही है। बलिया में जो चित्तू पांडे थे उन्होंने ही समानांतर सरकार बनाई थी, जिसका नाम बलिया प्रजातंत्र रखा गया था, बलिया प्रजातंत्र।
बागी बलिया इसलिए कहा जाता है इनको। ठीक है, बागी बलिया इसलिए इसलिए कहा जाता है, सी आंसर सही है इसका। अगला, निम्न घटनाओं को पढ़ें और उनके कालानुक्रम या घटनाओं के समय के अनुसार से इनको लगाना है। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में। खिलाफत 1919 में हुआ था कि 1920 में हुआ था, बताइए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये भी 1919 में अप्रैल में हुआ था। ठीक है, 14-15 अप्रैल के आसपास हुआ था। तो अब जो है इसमें पेश हो गया। तब सबसे पहले किसको हम लगाएंगे, तो लखनऊ पैक्ट हुआ, फिर दूसरा चंपारण हुआ था। एक दो जो है पहला होगा इसमें, इसमें। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग, तो ये बात रखिए, जब जलियांवाला बाग हुआ तभी से सब जो है प्रतिशोध जो है, खिलाफत आंदोलन, ये सब चीज़ें। ठीक है, जब 1914 से 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो क्या हुआ इसमें, तुर्की के जो क्या थे, मुसलमानों के जो सबसे हेड होते हैं, क्या कहते हैं, खलीफा थे, उनके पद को हटा दिया गया। तो उनके पद को हटाया गया, फिर उनकी नियुक्ति नहीं की गई, उनको बहुत घोर अपमान किया अंग्रेजों ने। तो उसी के खिलाफ जो पूरा दुनिया के मुस्लिम थे, उसमें भारत के भी मुस्लिम शामिल थे, तो खिलाफत आंदोलन भारत में उन्होंने चलाया था। तो अक्टूबर में चलाया इन्होंने, अक्टूबर 1919 में। ठीक है, ये अप्रैल में ही जलियांवाला हो गया था, तो अप्रैल के बैसाखी का समय था उस समय। तो 1 2 4 होगा, फिर 3 होगा, 1 2 4 3। ये आंसर इसका सही है, 1 2 4 3 होगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खिलाफत बाद में हुआ, जलियांवाला पहले हुआ। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लखनऊ समझौते समझौते में हुआ क्या क्या था, तो लखनऊ समझौते में दो चीज़ हुई थी। लखनऊ समझौते में दो चीज़ हुआ था। पहला था इसमें, पहला क्या हुआ था बताइए। तो सबसे पहले कि लखनऊ समझौते में हुआ ये कि इसमें गरम दल और नरम दल, गरम और नरम दल कांग्रेस के, जो 1907 के जो गुजरात में विभाजन हुआ था, जिसे सूरत सूरत विभाजन कहते हैं, इसमें गरम दल नरम दल अलग हो गए थे, आके यहीं मिल गए, नरम वाले दोनों ही इसमें एक ही मंच पे आए, दोनों लोग मिल गए इसमें। और हिंदू जिसे क्या कहते हैं उसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग, वो दोनों में समझौता हुआ इसमें, लखनऊ समझौते में। ठीक है, तो दो चीज़ हुआ था इसमें। ठीक है, तो पहले गरम और नरम दल मिले, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक ही साथ आई। ठीक, तो जब ये कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग एक साथ आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1909 का जो आया था अधिनियम, जिसमें कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग इन्होंने की थी, जो इनको मिल गया था मुसलमानों को, इसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। तभी तभी तो दोनों एक मंच पे आए, नहीं तो अगर गतिरोध रहता तो एक मंच पे ना आते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, यहीं से थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। ठीक, तो लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सही 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला है स्प्रिंग टाइगर, जो है इस स्प्रिंगिंग टाइगर की पुस्तक किसकी जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर जो है भगत सिंह की नहीं है, ये चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल की भी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस की है, बी आंसर सही है। तो द स्प्रिंगिंग टाइगर जो है 1959 में कर्नल यूटोयो द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय सेना का ऐतिहासिक वृत्तांत है, या सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। तो रामगढ़ का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, और इनमें से कोई नहीं। तो वो लखनऊ अधिवेशन 1936 था। ठीक है, बी आंसर सही है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में इन्होंने नकार दिया उसको। 1935 का जो अधिनियम आया था, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे ये अधिनियम बना था, तो इसको नकार दिया गया था। ठीक है, और इसको कई लोगों ने कई नाम दिया था इसको, तो वो नाम को भी कभी कभी पूछ लेता है। तो बिना ब्रेक की गाड़ी कहे थे, क्या कहते हैं कि हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये अब अगर आपको अगला इसमें पढ़ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ना, तो आप एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। तो कौन उग्रवादी था ये बताना है हमको। तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिरोज शाह मेहता ये नरम दल के नेता थे, नरम दल थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल थे। बिपिन चंद्र पाल जो थे इसमें, ये थोड़ा मूडी आदमी थे, तो ये उग्रवादी किस्म के आदमी थे। उग्रवादी मतलब कि जो भी जो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल था। ठीक है, कांग्रेस अलग चल रही थी, उसके पैरेलल जब कांग्रेस जब लग रहा था कि फेल हो जाएगी, असंतोष लोगों में फैल जाता था, तब क्रांतिकारी गतिविधियां जो है हमारे देश में बढ़ जाती थी। उसी उसी के समर्थक थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो सी आंसर सही है, बिपिन चंद्र पाल।
अगला है, देखिए कौन कौन से इसमें थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध नेता और बंगाल के पुनर्जागरण के मुख्य वस्तुकार बिपिन चंद्र पाल का जन्म ऐसे से हुआ, ठीक है। और महात्मा गांधी के राजनीति में आने से पहले 1905 में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल पहले ऐसे क्रांतिकारी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी की हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, ठीक है। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग जो थे काफी खतरनाक प्रवृत्ति के थे, तो ये क्रांतिकारी थे। तो कॉमनवेल्थ जो पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो बीजी तिलक से, एनी बेसेंट से, जी के गोखले से, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है, बी आंसर सही है। कॉमनवेल्थ बिल जुलाई 1914 में प्रकाशित किया गया था। इस प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र की को एनी बेसेंट द्वारा संपादित किया जाता था। तो एनी बेसेंट थी कॉमनवेल्थ से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिलान कराता है। प्रथम अखिल भारतीय सामाजिक युवा कांग्रेस का सभापति कौन था, तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। तो समाजवादी का सपोर्ट सबसे अधिक का दो लोग पसंद करते थे समाजवाद, एक तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दोनों लोग ही पसंद करते थे किसको, तो समाजवाद को, ठीक है। तो इसके जो सभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, सी आंसर इसका सही है। तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जो सभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। अगला है, भारत का भूगोल आया, तो इसमें है कि इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, धूपगढ़ है। तो धूपगढ़ तो नहीं है, अब अनाईमुड़ी है या फिर डोडा बेटा है, बताइए। तो अनाईमुड़ी है, ये आंसर सही है। ये अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसी की सबसे हाईएस्ट चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार इसको पूछ चुका है। दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसका जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ठीक है। तो डोडा बेटा है 2639, ठीक है, 2637 है। महेंद्रगिरी 1501 है, तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में आती है। अमरकंटक 1048 है। तो सर्वाधिक पश्चिमी घाट की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, रिपीट भी कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक दूषित प्रदूषित नदी है। तो कौन सी जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है उसके बताने हैं। तो गोमती है, पेरियार है, दामोदर है, महानदी है। तो इसमें जो है दामोदर सबसे दूषित नदी है, क्योंकि दामोदर घाटी जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला से ये पूरा पानी, इसका कोयला खनन होता है, उसकी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस प्रदूषण इसमें हो गया है, ठीक है। तो दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, भी याद रखिएगा, भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी पूछे कि भारत में भ्रंश घाटी में कौन कौन नदी बहती है। मुख्य नदी दामोदर और ताप्ती, और कौन है, नर्मदा और ताप्ती, ये मुख्य हैं। और साबरमती भी, साबरमती उसमें नहीं बहती, भ्रंश नहीं बहती है, मगर साबरमती पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। तो मुख्य जो है उसमें दामोदर है, ताप्ती है और नर्मदा है, ठीक है। ठीक है, तो इस पे जो बांध पूछता है कि दामोदर नदी पे कौन कौन से बांध है, तो पंचेत बांध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तिलैया बांध है, ये दो बांध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो है दामोदर नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है जाके, तो गंगा नदी की जो जो वितरिका है, क्या नाम है उसका, बंगाल में उसको क्या कहते हैं, हुगली नदी। तो हुगली में ये जाके मिलती है पश्चिम बंगाल के आसपास, कलकत्ता के आसपास, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और इतना ही प्रदूषण इसमें हो गया कि इसको जैविक रेगिस्तान की संज्ञा भी दी जाती है कि जैविक रेगिस्तान है ये दामोदर नदी। 49वां है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है किस नदी के, अलकनंदा है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, गंगा है। तो अलकनंदा के तट पे है, आंसर सही है। तो अलकनंदा नदी के तट पे बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट के पर केदारनाथ है, ठीक है। बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी पे केदारनाथ है। अलकनंदा नदी के तट पे कौन है, तो बद्रीनाथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ यहाँ पे है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर के संगम पर रुद्रप्रयाग है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के जो जहाँ मिलन होता है वो रुद्रप्रयाग है वहाँ पे, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश से होकर प्रभावित होती है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो भ्रंश से कौन है, तो कृष्णा है, नहीं, गोदावरी भी नहीं, कावेरी भी नहीं, ताप्ती है, तापी नदी है, दामोदर है और नर्मदा है, ठीक है। ठीक है, तो तापी नदी है, सी आंसर सत्य है इसका। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुलतई तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंभाती खाड़ी के
मलबैक क्षेत्र में गिर जाती है। सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी जो सहायक नदी है, पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है। अगला है, अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो माउंट आबू अरावली में है, ये बात ठीक है। कोडाई कनाल अनामलाई में नहीं है, ये पलानी की पहाड़ी में। ठीक है, तो ये गड़बड़ है। पलानी पलानी की पहाड़ी में, दूसरा वाला गलत है। तीसरा है उटकमंड, ये नीलगिरी में उटकमंड, ये ठीक है। शिमला जो है पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल में नहीं है शिमला, धौलाधर में है। ठीक है, धौलाधर में है शिमला। ठीक है, तो दो गलत है इसमें, तो बी और डी इसके गलत ऑप्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बी और डी गलत है। इसको इसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, स्टार लगा लीजिए। बी और डी दोनों गलत हैं। अनामलाई में नहीं है, पलानी में है, और शिमला जो है धौलाधर में है, पीर पंजाल में नहीं है। ठीक है, व्याख्या इसको पढ़ सकते हैं। अगला, मेघालय पठार किसका भाग है? तो मेघालय जो पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। बी आंसर सही है। ठीक है, बी आंसर सत्य है इसका। मेघालय पठार व शिलांग का पठार जो है मूलतः प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस पठार को गारो राजमहल दर्रा जो प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है, जिसे हम मालदा गैप भी कहते हैं। मालदा गैप से अलग होता है ये। तो इसमें को हम गारो और राजमहल दर्रा या प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। यह प्रमुख रूप से गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से निर्मित है। भारत का शिलांग नगर इसी पर अवस्थित है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो थोड़ा सा जानकारी अच्छी है, इसको देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा गड़बड़ी दे दिया है, तो हम इसको बता देते हैं। रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो इसको याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, रिपीट 4-5 बार हुआ है ये। तो जो रुद्रप्रयाग है उसमें अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और प्लस मंदाकिनी, इसको लिख लीजिए कहीं, मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। नंदप्रयाग में कौन सा है? नंदप्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा देखिए सब में कॉमन है, बस नंदाकिनी बदल रहा है, मंदाकिनी है, पिंडार है, ये सब बदल रहा है। एक और है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा है। ठीक है, तो देखिए एक हो गया, ये 4 तो यहीं पे है, एक 5वां ये है। तो सबका लिख लिया गया है, उसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो इसमें कोई सुमेलित नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। तो जो लिखा हूँ इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए इसको, ऐसे याद कर जाइए, पूछता है बार बार। अगला है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती प्रवाह का। तो गंगा नदी है पूर्ववर्ती नदी, ये आंसर सही है। पूर्ववर्ती नदी ये है कि हिमालय से पहले से नदियां बह रही है, जो हिमालय बना है उससे पहले से ये नदी बह रही हैं। तो जो नदी पहले से बहती हैं और उसके बीच में रास्ते में कोई उत्थान हो जाता है या कोई पर्वत पहाड़ और या पठार बन जाता है, तो वो नदी पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। तो हिमालय के बनने से पहले से नदियां वहां से बहती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो उनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो गंगा पूर्ववर्ती नदी है, ये आंसर सही है। तो हिमालय से उद्गमित सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह से आशा है कि नदियों के अपनी पुरानी घाटियों में ही प्रवाहित होने से है। अपरदन के कारण इनके द्वारा गार्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार अपवाह नदियों की तेज धाराओं से विकसित होता है और नदी अपने मार्ग में आने वाले भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी से ही आगे बढ़ती है। ठीक है, ऐसी नदियों जिसमें सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र। सतलज के बारे में पूछता है, सतलज को कई बार पूछा है कि सतलज जो है ये भी पूर्ववर्ती नदी है, प्राचीन। ये भी गंगा से उस पार, वो हिमालय के उस पार से बहती है। इंपॉर्टेंट है ये भी हिमालय से निकलती है, मगर सतलज जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है इसमें? तो सियाचिन है, बाल्टोरो है, चोंगोलुंगमा चोगोलुंगमा है, बियाफो है। तो सियाचिन सबसे बड़ा है, ये आंसर सही है।
तो सियाचिन जो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है, और हिमालय काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा हिमनद यही है, सियाचिन है। ठीक है, सियाचिन हिमनद पूर्व काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत पर स्थित है ये, और ये 76 किलोमीटर लंबा है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर के आसपास है, 5.5 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, बाल्टोरा हिमनद जो है 58 किलोमीटर लंबा है, जो पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और चोगोलुंगमा जो हिमनद है 50 किलोमीटर, ये भी लंबा है। 60 किलोमीटर लंबा बियाफो हिमनद पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान वाले काराकोरम पर्वत में स्थित है, तो इसे याद रखिएगा। तो सियाचिन सबसे बड़ा है। अगला है, निम्न नदियों में से कौन सा अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो गंगा है, कोसी है, दामोदर है, गोमती है। तो कोसी जो है कुख्यात है अपना मार्ग बदलने के लिए। ठीक है, तो कोसी नदी या कोसी बड़ा, ये दोनों तरह लिखते हैं, इसे भी लिख सकते हैं इसको। नेपाल के हिमालय से निकलती है, अब बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है, और ये आने वाली बाढ़ से बिहार को बहुत तबाही फैलाती है, इसलिए जो है कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और अपना मार्ग इतना बदलती है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इसका। ठीक है, तो कोसी है। अगला क्वेश्चन है, अब इसे पढ़ सकते हैं व्याख्या चाहे तो। लेह अवस्थित है, तो लेह कहाँ है? झेलम नदी के दाएं तट पर है, झेलम नदी के बाएं तट पे, सिंधु नदी के दाएं तट पे, सिंधु नदी के बाएं तट पे। तो झेलम कहाँ अवस्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पे है, सिंध नदी के दाएं तट पे, इस साइड पे। तो सी आंसर सही है इसका। अगला है, तो लेह जो है लद्दाख का एक प्रमुख नगर है, या समुद्र तल से लगभग 11,500 फुट ऊंचाई पर है। श्रीनगर से 160 मील पूर्व तथा यारकंद से लगभग 300 मील दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में ऊपरी सिंधु के दाहिने तट पर 4 मील दूरी पर स्थित है। यह एशिया का सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला जो है लेह में ही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है। तो जहाँ लाल मिट्टी मिलती है उधर ही जो है काजू की खेती बढ़िया होती है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन काजू का उत्पादक है? तो यहाँ दिया होगा 2021-22 के तृतीय अग्रिम आंकड़े के अनुसार काजू उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र का है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्रमशः इसके दूसरे तीसरे में आते हैं। तो महाराष्ट्र नंबर 1 याद रखिएगा काजू में, बी आंसर सही है। अगला है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन आंध्र प्रदेश के तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से, तमिलनाडु तट से। तो सर्वाधिक जो है किया जाता है कहाँ से बताइए? तो बॉम्बे हाई से किया जाता है, सी आंसर सही है। तो नया आंकड़ा है 2019 से 2020 में प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम 3 राज्य आते हैं, जिसमें असम है, राजस्थान और त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से तो ये सही है, मगर राज्य जो बदल गए हैं। राज्य अगर पूछेगा तो सर्वाधिक असम में से उत्पन्न होता है, फिर राजस्थान से, फिर त्रिपुरा से। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई से किया जाता था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो आंकड़े आए हैं, तो अब असम हो गया इसमें, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा हो गया। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। नया आंकड़े के अनुसार इसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का है। यह है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाटी या टांबे। तो कहाँ पे अवस्थित है पेट्रो का? तो उस समय जामनगर, ए आंसर सही है इसका। ठीक है, तो पेट्रो के रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर में है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में क्रूड ऑयल की रिफाइनरी है, जिसका स्वामित्व मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। 14 जुलाई 1999 को स्थापित हुई थी। उत्पादन क्षमता 68,200 टन का है। ठीक है, वर्तमान में देश का सबसे बड़ी रिफाइनरी यही है, जामनगर की। ठीक है, अगला, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का जो है अभी अंश कितना है? तो 30 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 1.8 शायद इस समय हो गया है वर्तमान में। ठीक है, 1.8 है, 7 दिया है मगर 1.8 है वर्तमान में। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब पहले था तो इसमें जो दिखा 3% दिखा रहा था 2010-13 में। ठीक है, तो 12 और में बताया होगा 2012 से अब तक लगभग 10-15 साल हो गए, तो विद्युत का उत्पादन बढ़ गया है। मगर जो परमाणु शक्ति से जो विद्युत का उत्पादन है
वो उतना उस लेवल का नहीं बढ़ा जिस लेवल का नवीकरणीय ऊर्जाओं से हाइड्रो पावर प्लांट से बढ़ा है, कोयले से बढ़ा है। इस वजह से इसका परसेंटेज 3 से घट के 1.8 हो गया है। ठीक है। अगला है कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादन केंद्रों में से कौन सा कोयला से क्षेत्र से काफी दूर स्थित है। तो बोकारो तो कोयले के पास है, दुर्गापुर भी कोयले के पास है, कुल्टी आसनसोल भी कोयले के पास है। ये भद्रावती जो है, भद्रावती लौह इस्पात जो है, ये काफी दूर है। ठीक है। तो भद्रावती कहाँ पे है, इसका कमेंट करके बताइए, कर्नाटक में है कि कहाँ पे है। तो इसका डी आंसर सही है, भद्रावती। तो ऊपरी में भद्रावती लौह अयस्क लौह एवं इस्पात के केंद्र के कोयले से काफी दूर है, जबकि बोकारो दुर्गापुर और कुल्टी जो है आसनसोल में, वो क्षेत्र कोयला क्षेत्र के पास ही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं बताना है। तो सर जो बांध है, डैम है, किसका किस कहाँ पे है। तो सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी पे है। तो सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पे है, ये बात ठीक है। तलैया बांध जो है, अभी देखिए दामोदर नदी पे था ये। ठीक है, दामोदर नदी पे था, मगर जो इसकी तलैया बांध बराक नदी पर झारखंड स्थित में है। तो ये दामोदर की सहायक नदी है, जो बराकर नदी है दामोदर की सहायक नदी है। तो कभी कभी इसको, अगर आप ऑप्शन अगर बराकर नहीं दिया है तो आप दामोदर लगा सकते हैं इसको। ठीक है, मगर इसका जो असली है वो बराकर नदी पे ही है, बराकर पे है। ठीक। तो जो बी वाला तलैया है वो जो है सही सुमेलित नहीं है, बी से सही है। तो इसको याद रखिएगा। और गोदावरी दामोदर अगर नहीं दिया है तो आपको बराकर नदी ही इसको लगाना है। ठीक है। बाकी गांधी सागर बांध चंबल नदी पे ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे है। ये सब बात याद रखिएगा। ठीक है, इसका बी बी आंसर गड़बड़ था। अगला है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो भंडारण कहाँ पे है लिग्नाइट कोयले का। तो झारखंड में है, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में है। तो सर्वाधिक है झारखंड में। ठीक है, ये आंसर सही है, सर्वाधिक जो है वो झारखंड में है लिग्नाइट कोयले का। ठीक है। तो कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2012-13 के अनुसार जो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव जहाँ था उस समय वो तमिलनाडु में था, मगर मौजूदा देखेंगे वित्तीय वर्ष 2020-21 में अगर देखते हैं हम लोग, तो कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में, तब छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। तो नई खोज और ये सब चीज़ें हुई हैं जिसमें पता चला है कि झारखंड में सर्वाधिक जो है लिग्नाइट कोयला का भंडार है। ठीक है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये लिग्नाइट कोयला पूछा है तो लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु में दिया है उस समय का, मगर वर्तमान में झारखंड ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो भारत में प्रमुख जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी, इसकी स्थापना कहाँ पे स्थापित होगी। तो दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में, खोपाली में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। तो कब की गई थी और कहाँ की गई थी। तो सबसे पहले दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, ये इसका आंसर सही है, दार्जिलिंग में सबसे पहले की गई थी। सिंद्रापोंग उसका नाम था। सिंद्रापोंग 1902 में ही, सॉरी 1897 में ही की गई थी। ठीक है। तो विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में 1897 में की गई थी। इसके बाद जो है 1902 का शिव समुद्रम जल विद्युत गृह की स्थापना कावेरी नदी पे की गई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। सबसे पहली बार दार्जिलिंग में सिंद्रापोंग में 1897 में ही की गई थी। अगला, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो खनिज तेल का कुआं डिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में, लकवा में। तो कहाँ खोजा गया था। तो माकूम में खोजा गया था, बी आंसर सत्य है। असम में पहली बार सन 1867 में माकूम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था, किंतु असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 में प्रारंभ हुआ। 1890 में डिगबोई से प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो इसका भी बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक परसेंटेज है। तो कौन सा ऐसा जो गेहूं, तिलहन, गन्ना, चावल सबसे अधिक जो है सिंचाई का क्षेत्र कौन सा है इसमें। ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए। तो गन्ना होगा इसमें, डी आंसर सही है। तो गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का परसेंटेज सर्वाधिक है। इसके बाद गेहूं आता है, फिर चावल आता है, फिर तिलहन आता है। ठीक है। तो गन्ना है, डी आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है। तो केरल में सबसे अधिक क्या मिलता है। तो टिन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, अभ्रक मिलता है, मोनोजाइट मिलता है। तो मोनोजाइट मिलता है, डी आंसर सही है। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। तो मोनोजाइट से थोरियम निकाला जाता है। ठीक है। यह थोरियम भारत के दक्षिणी जो तटीय भाग है, जो दक्षिण तटीय भाग ये वाला है, ये वाला जो भाग है,
तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट खनिज जो कि थोरियम और यूरेनियम यौगिक है, ये केरल के तटीय क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। याद रखिए, मोनोजाइट सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? एन्नोर है, हल्दिया है, पारादीप है, या नाहवा सेवा है। तो इंपॉर्टेंट है ये, नाहवा सेवा की स्थापना की गई थी उस समय। डी आंसर सही है इसका। तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन को, जिसे नाहवा सोवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, अरब सागर के तट पर दक्षिणी मुंबई की में स्थित है। इसका नामकरण यहीं पर स्थित नाहवा और सेवा नामक दो गांवों के स्थान पे इसका नामकरण किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े पत्तनों में से एक है। इसका स्वामित्व है भारत सरकार के पास है। ठीक है। अगला, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा है। ठीक है। तो इसमें जो है, तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है, तीन राज्य हैं इसमें। तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, क्योंकि महाराष्ट्र से ही उदय होता है कृष्णा नदी का। तो बी आंसर अगर इस तरह से होता, अगर महाराष्ट्र इसमें होता तो महाराष्ट्र दिया नहीं है, तो लिख लीजिए इसमें स्टार लगा के कि तीन राज्य में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है। 1957 से ही चला आ रहा है यह। ठीक है। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र तथा कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में है इसका। धातु कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसको लिख लीजिए आप। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राज्य मार्गों की सकल लंबाई सर्वाधिक है? तो कई बार पूछा है। तो राज्य सबसे अधिक महाराष्ट्र में, डी आंसर सही है। सबसे अधिक बड़ा राजमार्ग क्षेत्र जो है वो लंबाई वो महाराष्ट्र के पास है। ठीक है। उसके बाद कर्नाटक आता है, फिर गुजरात आता है। अगला है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो उड़ीसा पे कौन सा है? ठीक है। तो हल्दिया है, मुंबई है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है। तो उड़ीसा राज्य में पारादीप है, सी आंसर सही है। उड़ीसा में पारादीप है अवस्थित है। तो पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में महानदी और बंगाल की खाड़ी के सम्मिलन स्थल के मुहाने पर स्थित है। 3 जनवरी 1962 को भारत के प्रधानमंत्री जब नेहरू जी थे तब इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ब्यास नदी के पोंग बांध का जो जल यूज करती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचम पाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, या नागार्जुन सागर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो जो है ब्यास नदी पे पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर करती है। ठीक है। इस नहर से पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के सम्मिलन स्थल से कुछ आगे सुल्तानपुर में स्थित हरिके बैराज से प्रारंभ होता है। ठीक है। यह जो है राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है, जो राजस्थान में प्रवेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती हुई यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। 650 किलोमीटर की सबसे लंबी नहर परियोजना है ये। इसे जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट है काफी ये। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं और भी। ठीक है। तो इसमें श्री सागर प्रोजेक्ट को पोचमपाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। तेलंगाना के अधिकांश भाग की जीवन रेखा है ये। ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। इसमें यहाँ पे भी थोड़ा दिया हुआ है, मयूरबच्छी नदी, मोर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। ये है नागार्जुन सागर परियोजना, जो है आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में ये है। ठीक है। कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ये नागार्जुन है, तो अर्जुन का नाम कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो इसको याद यहाँ से कर सकते हैं कि नागार्जुन मतलब कृष्णा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो मालाबार तट है, कोंकण तट है, कोरोमंडल है, उत्तरी सरकार है। तो उत्तरी सरकार देखिए, तो मालाबार तट पे बारिश होती है, तो ये मालाबार है। ठीक है। कि कहाँ पे बताइए, कौन सा मालाबार है? ठीक है। तो ये जो है ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, तो कोरोमंडल है ये। ठीक है। और इसके बाद जो उत्तरी सरकार है, ठीक, कोंकण तट इसके ऊपर है। ठीक है। कोंकण इधर जो है मालाबार तट, केरल वाला क्षेत्र जो मालाबार तट है। ठीक। उसके ऊपर है कनारा तट, कहते हैं उसको कनारा। उसके उसके ऊपर वाले को कोंकण तट, उसके ऊपर भी दमन दीव वाले क्षेत्र को कोंकण इसको भी कहते हैं। और ये वाले काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़। ठीक है। तो पूछ रहा है कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? तो कोच्चि मालाबार तट पे है। ये आंसर सही है इसका, मालाबार तट पे।
ठीक है। तो अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से रेल सेवा से वंचित है, तो कौन रेल सेवा से वंचित है? तो त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। तो कहाँ पे भी रेल सेवा प्रारंभ नहीं की गई है? तो मेघालय में नहीं की गई है, बी आंसर सही है। तो प्रश्नकाल के दौरान मेघालय रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य शुभारंभ हुआ था, जो वर्तमान में संचालित हो रहा है। तो वर्तमान में अन्य सभी राज्यों में रेल सेवा संचालित है, तो उस समय क्या था ये भी, मगर अब जो है यहाँ रेल सेवा चालू हो गई है। अभी कोई नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण जो रेलवे किसको जोड़ता है? मुंबई से मनमाड को, रोहा को मैंगलोर से, मैंगलोर को कोच्चि से, मुंबई से पुणे को। तो किसको जोड़ता है ये कोंकण रेलवे? तो रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है, बी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप पूछ रहा है, तो न्यूमूर है, कार निकोबार है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो प्रवाल द्वीप इसमें लक्षद्वीप है, ठीक है। 48वां का डी सही है, मैंने आपको बताया था प्रवाल भित्ति जब बता रहा था, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ एक क्रैश कोर्स मैंने चालू किया है, ठीक है। क्रैश कोर्स किसके लिए है? तो यूपी पीसीएस और आर के लिए 1-1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे का एक वीडियो रहेगा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके किसी भी सब्जेक्ट का जो रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है, जो जो पूछता है सीधे वही वही एकदम से उसमें पढ़ाया जाएगा। तो उसमें कोई बकवास नहीं है, आप उसको जरूर से फॉलो करिए, बहुत बढ़िया है वो, ठीक है। तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में होगा वो यूपी पीसीएस आर ओ क्रैश कोर्स नाम से होगा वो, तो उसको जरूर फॉलो करिए। मेरे कहने से देखिए कितना फायदा होगा, रिवीजन करने में तो एकदम समझे रामबाण है वो। अगर आपने 1-2 बार पढ़ा है तो उसको 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे का, इतिहास वगैरह होगा तो 2-2.5 घंटे का बन सकता है। अगर पर्यावरण का बनाया है हमने तो 1.5 घंटे के आसपास का बना है। आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, और जो जो एग्जाम में पूछेगा सीधे वही बातचीत की गई उसमें, तो उसमें 90% के आसपास क्वेश्चन फंस जाएंगे इसी से, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, अगर उसको फॉलो कर लीजिएगा जरूर से। अगला है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिलान कराता है कौन सा पर्वत कहाँ पे है। तो अपेनाइन, अपेनाइन्स है, आल्पस है, जूरा है, पेरिनीज है। तो अपेनाइन और पेरिनीज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पेरिनीज पर्वत है, डी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, ये चारों उनको याद कर लीजिएगा। तो फ्रांस व स्पेन के बीच में पेरिनीज पर्वत सीमा रेखा के रूप में मान्य है। पेरिनीज श्रृंखला जो है यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। यह आइबेरियन प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप के से अन्य भागों से अलग करता है। अगला है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एकदम फेमस है आर ओ में और यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को जरूर छोड़ पढ़िए अच्छे से। तो आल्प्स पर्वत है, बोसजेज पर्वत है, बिंदे है, फ्यूजियामा है। तो मिलान करना है, तो इसमें भ्रंश पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो फ्यूजियामा का नाम सुने होंगे कि ज्वालामुखी पर्वत हो गया, ये 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आल्प्स, आल्प्स जानते हैं बलित पर्वत है, 3 हो जाएगा ये। विंध्य पर्वत कैसा है? भ्रंशोत पर्वत है ना विंध्य पर्वत, क्या अवशिष्ट पर्वत है? तो विंध्य पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत है, 4 है ये। और बोसजे जो है भ्रंशोत पर्वत है, 1 हो गया, ठीक। तो 3-1-4-2 इसका आंसर होगा, 3-1-4-2 बी आंसर सत्य होगा इसका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मिलान कराता है, देख लीजिए, यहाँ मिलान कर लीजिए। आगे आगे लिखा है कि अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में। तो कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं, ये आंसर सही है। कास्ट प्रदेश को चूना प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जब बेलन रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच आ जाते हैं तो पूरी नदी ही उसमें गिरकर विलीन हो जाती है। ये गुप्त जलधाराएं बाद में पातालीय नदी का रूप ले लेती हैं और अंदर बहती हुई सागर तक पहुंच जाती हैं। अतः शेष जो है शुष्क घाटी के उदाहरण है, ठीक है। अतः शेष शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो है अंधी घाटियां पाई जाती हैं कहाँ पे? तो कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो मतलब कुल मिला के आर्कटिक वृत्त में वो नहीं है। तो फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। तो कौन सा है बताइए इसमें? तो जो आइसलैंड है, आइसलैंड देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। 3 देश फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आर्कटिक वृत्त में इससे इनसे गुजरता है, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका। अगला, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाता है, तो सिल्का एल्युमिनियम सियाल होता है, फिर सीमा होता है, फिर नीफे होता है,
तो सिलिका और एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। तो क्या इसमें सिलिकॉन होगा कि एल्युमिनियम होगा? सबसे अधिक या ऑक्सीजन या लोहा है? तो क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो त्रिभुवनों में आप आंसर क्या लगाएंगे? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ए आंसर इसका सही है, सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में अंदर की तरफ 34 किलोमीटर के आसपास होती है भूपर्पटी। ऊपर से 34 किलोमीटर जाएंगे तो भूपर्पटी रहेगी। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है 46% पाया जाता है, ठीक है। फिर से इसमें सिलिका जो है 27%, एल्युमिनियम में जो है 8%, लोहा जो है 5% और मैग्नीशियम 2% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा है। तो उसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में 47 के आसपास पाया जाता है, ठीक है। 46 से 47%। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा है, उसको व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूर द्वीप की श्रेणी में आता है? तो कौन सा द्वीप है? तो भटकल है, अरनाला है, मिनिकॉय है या हैनरे है? तो कौन सा द्वीप है? तो जो मिनिकॉय है ये सबसे सुदूर में आता है, सी आंसर सही है। तो भटकल, अरनाल और हैनर द्वीप अपतटीय द्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप भारतीय रेखा के सुदूर द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का दक्षिणी सबसे बड़ा द्वीप है, जो कोच्चि से लगभग 398 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के आसपास अवस्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है, और रूस है, ब्राजील है, कनाडा है या फ्रांस है? तो फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है, डी आंसर सही है, ठीक है। फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। अगला है, बाकी तीन भारत से बड़े हैं कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो चीन नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, बांग्लादेश है वो, ठीक है। बी आंसर सही है। तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। तो इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, बी आंसर सत्य है, और सॉरी सी आंसर सही है इसका, सी वाला, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी किसका उदाहरण है? तो अपनत घाटी का है, अभिनत घाटी का है, पूर्ववर्ती घाटी का है, रिफ्ट घाटी का है? तो किस घाटी का उदाहरण है ये मृत घाटी, बताइए। तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, ठीक है, डी आंसर सही है। तो मृत घाटी जो पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है रेगिस्तान है, जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। यह जो है मोजाबे रेगिस्तान में स्थित है, उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले या शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है ये। इंपॉर्टेंट है, रिफ्ट घाटी है, मतलब भ्रंश घाटी। अगला है, निम्नलिखित में से किस तट के से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो भारत किस तट से मापा जाता है? ये तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है तो वहीं पर सब बोला जाता है, अगर थोड़ा सा भी नहीं पता तो होता तो आपको तो पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। तो 58 है, मुंबई में, चेन्नई से, कोचीन से, विशाखापट्टनम से? चेन्नई से नाम मापा जाता है, बी आंसर सही है। चेन्नई के जो समुद्र तट है, भारत का औसत समुद्र तल उसी से मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? तो नील नदी किस में नहीं बहती? कुल मिलाकर उनके बाद पूछने के यही तो, इथोपिया है, युगांडा है, सूडान है, चाड है? तो किसमें नहीं बहती है? तो चाड में नहीं बहती है, बाकी इथोपिया में बहती है, सूडान में, युगांडा में बहती है, ठीक है। ए आंसर से चाड में नहीं बहती। तो नील नदी का जो उद्गम है विक्टोरिया झील युगांडा में है, ठीक है। तंजानिया और केनिया तीनों इसमें हैं, मिलते हैं। इन्हीं के तीनों के मिलन जहाँ स्थल है वहीं से विक्टोरिया उसी में है से होता है, जो पूर्वी अफ्रीका के 10 देशों से होकर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की कुल लंबाई जो है 6600 किलोमीटर है, ठीक है। ये अफ्रीका के मिस्र, ठीक है, बुरुंडी, तंजानिया, खांडा, कांगो गणराज्य, केन्या, युगांडा, सूडान, इथोपिया, दक्षिणी सूडान से बहती है। तो इंपॉर्टेंट है, किससे नहीं बहती? चार से नहीं बहती है, ए आंसर सही है। अगला है, भारतीय प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो गोदावरी सबसे लंबी है, सी आंसर सही है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रयंबकोर से निकलती हैं ये, फिर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए मछलीपट्टनम के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी यही है, इनकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा गोदावरी है। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बेनगंगा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, मंजरा है, वर्धा है, प्राणहिता है? तो इसको भी पूछता है कौन सी कौन सहायक नदियां हैं।
वायुमंडल से क्वेश्चन है 61वां, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता? तो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कांगो है, इथोपिया है, गैबन है, जैरे है। तो कौन नहीं आता है? तो इथोपिया इसमें नहीं आता है, बी आंसर सही है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो कोपेन के वर्गीकरण का प्रमुख जलवायु प्रकार है, जो जो है गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी आर्द्र शीतकाल की विशेषता वाला होता है। इस प्रकार की जलवायु को भूमध्य रेखीय के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 से 45 अक्षांशों के मध्य जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। इथोपिया जो है पूर्वी किनारे पे है, पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसके अतिरिक्त 3 देश कांगो है, गैबन है और जारे है, भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ये बताया, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बोलीविया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बोलीविया में तो ये सब चेंज होता रहता है ना, ये भी बात है कि चेंज होता रहता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि सर्वाधिक उत्पादन किसके पास है। तो टीन जो है चीन है, इसमें चाइना नंबर 1 पे है, फिर से इंडोनेशिया आता है इसमें, फिर पेरू आता है। ठीक है, अगला लौह अयस्क में चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, फिर भारत है। ठीक है, चांदी में कौन है? तो चांदी में मैक्सिको है, नंबर 1 पे पेरू है, फिर चाइना है। ठीक है, सोना में चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर रसिया है। ठीक है, अब चांदी में जो है पेरू नंबर 1 पे पहुंच गया है, पेरू नंबर 1 पे है चांदी में। याद रखिएगा, चांदी में मैक्सिको के पहले पेरू आएगा, पेरू है यहाँ पे। ठीक है, पेरू नंबर 1 पेरू है चांदी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? सबसे सर्वाधिक उत्पादक कौन, बड़ा राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादक में ऑस्ट्रेलिया है वर्तमान में, फिर चाइना है। अब वर्तमान में चाइना हो गया। ठीक है, तो सबसे अब वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही है, सॉरी। सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन का बृहत्तम उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, नंबर 1 आज भी है। सेकेंड पे जो है चाइना है, तीसरे पे ब्राजील है, चौथे पे भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों के रूप में कौन सा जर्मनी से संबंधित है? तो जर्मनी में कौन जो है उसी ऊनी वस्त्र का उत्पादन करने वाला केंद्र है, उसको बताना है जर्मनी में। तो सेंट पीटर्सबर्ग है, बुपर ताल है, ब्रेडफोर्ड है और प्रेटो है। तो बुपर ताल में सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है, बी आंसर सही है, बुपर ताल। ठीक है, अगला, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादन कौन करता है? तो बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो नया डाटा है कि 2017 से 21 के अनुसार विश्व का 1/3 बॉक्साइट का उत्पादन अकेले ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, दूसरे स्थान पे गिनी है तथा तीसरे स्थान पे चीन है। तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर गिनी है, तब जाके चाइना आता है। ठीक है, तो बॉक्साइट में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया, गिनी, फिर चाइना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नदी है और उस पर बांध है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नदी और बांध का कई बार पूछा है। तो कोलोरेडो है, दामोदर है, नील है, जाम्बेजी है। तो दामोदर नदी पे कौन सा बांध है? आसवन है, करीबा है, पंचेत हिल है, हुवर है। तो पंचेत हिल तो भारत में है, तो बी का तीसरा हो गया। तो बी का तीसरा 2 में है, ये दोनों का मामला खत्म। अब नील नदी पे कौन सा है? तो आसवन बांध जो है कहाँ पे है? जो आसवन बांध है वो किस नदी पे भाई? तो नील नदी पे है। ठीक है, सी का पहला हो गया। तो सी का पहला किस में है? तो सी का पहला इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो इसका ए आंसर सही है। तो ए का चौथा कोलोरेडो है, कोलोरेडो पे हुवर बांध है, 4 हो गया। जाम्बेजी पे कौन सा बांध है? तो करीबा बांध है जाम्बेजी पे। ठीक है, तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 ए आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यार, बार में कई बार पूछा है। देखिएगा आगे जब जैसे इसे सॉल्व करेंगे पेपर, आपको पता चलेगा किससे कितना क्वेश्चन पूछा है इससे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2022 के अनुसार चीन 14% वैश्विक निर्यात और 10% वैश्विक आयात के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है। तो 14% एक्सपोर्ट करता है, 10% इम्पोर्ट करता है वो। दुनिया में सर्वाधिक स्थान चीन का पहले स्थान पे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसके बाद यूएसए आते हैं, फिर जर्मनी आता है। तो चाइना है, फिर यूएसए है,
फिर जर्मनी है। ठीक है, ये वैश्विक स्तर पे जो है व्यापार में अधिकतर हिस्सेदारी है। अगला है, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? तो नए डाटा के हिसाब से देख लेते हैं फ्रांस का स्थान कौन सा है। तो माना जाता है कि मिनरल्स ईयरबुक जो थी उसके अनुसार विश्व के 3 प्रमुख लौह उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, चीन दूसरे पे, ब्राजील जो है तीसरे पे है। प्रश्नकाल के आंकड़े के अनुसार जो था, यूरोप के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में 4 राज्य प्रमुख थे, जिसमें स्वीडन, तुर्की, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया थे। इस प्रकार 4 प्रमुख उत्पादक राष्ट्रों में फ्रांस शामिल नहीं है। यद्यपि पिग आयरन के उत्पादन में फ्रांस जो है जर्मनी, तुर्की और इटली के बाद चौथे स्थान पर आता है। इस प्रकार पिग आयरन के उत्पादन के अनुसार जो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चौथे स्थान पे है। स्वेज नहर के 2 सिरों पर स्थित पत्तन कौन कौन से हैं? तो स्वेज नहर जो है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है? तो काहिरा है, अलेक्जेंड्रिया है, स्वेज है, काहिरा है, पोर्ट सईद है, या फिर पोर्ट सईद है और स्वेज है। तो पोर्ट सईद और स्वेज है, डी आंसर सही है इसका। तो स्वेज नहर के दोनों सिरे पर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज पत्तन स्थित है। पोर्ट सईद जो है भूमध्य सागर के तट पर स्वेज नहर के उत्तर में स्थित है, और स्वेज नहर की खुदाई के दौरान सन 1859 में शुरू हुई थी और यह 1869 में लगभग 10 साल बाद ये बन के तैयार हुई थी। पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर स्वेज नहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो जापान में पाए जाते हैं। दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने जापान में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बार पूछा है। टेस्ट 3-4 टेस्ट हम लगाए हैं PYQ, उसमें 2 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। अगला है, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का जो है सबसे ज्यादा उत्पादक देश चाइना है, ये आंसर सही है। ठीक है, नए आंकड़े के अनुसार अगर देखें हम लोग, तो नए आंकड़े के अनुसार जो है सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया हो गया है, ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, फिर से चाइना है, फिर USA है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर अर्जेंटीना है। इस तरह से तो ऑस्ट्रेलिया इस समय नंबर 1 पे है ऊन उत्पादन में। ठीक है, अगला है, तो इसका क्या लगाएंगे? तो इसका हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑस्ट्रेलिया लगा लेते हैं। सी आंसर सही, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है इस समय वर्तमान स्थिति के हिसाब से। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रबर है, कहवा है, जैतून है, गन्ना है। तो रबर जो है सर्वाधिक कहाँ पे स्थित होता है? तो मलेशिया में। ठीक है, कहवा कहाँ पे? कोलंबिया में। जैतून कहाँ है? जैतून कहाँ है भाई? इटली में जैतून होता है। कहाँ गया इटली? 2 हो गया। गन्ना सर्वाधिक कहाँ है? तो गन्ना मॉरिशस में, 1 हो गया। तो 4-3-2-1, 4-3-1-2 दिया है भाई। तो रबर मलेशिया, रबर जो है मलेशिया 4 है, कहवा कोलंबिया 3 है, जैतून इटली 2 है, गन्ना जो है 1 है। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 है ही नहीं, ये इसमें गड़बड़ लिखा है, ये भी 4-3-2-1 लिख देते हैं। 4-3, ये 2 है, 1 है, तो यही वाला ऑप्शन से सी वाला। ठीक है, 4-3-2-1 ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वर्तमान में हम लोग देख लेते हैं कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो रूस विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व के कुल हीरे का लगभग 26% भाग स्वयं उत्पादित करता है। दूसरे स्थान पर बोत्सवाना और कनाडा है। हीरे रूस हीरे के मूल्य से दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा केरल में पाई जाती है? तो चेंचू है, लेप्चा है, डफला है, डाफर है। डफला तो नहीं है, लेप्चा भी नहीं है, चेंचू पाई जाती है, ये आंसर सही है। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। लेप्चा जो है सिक्किम में पाई जाती है। डाफर जो है जनजाति गुजरात में पाई जाती है, और डफला जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। डफला एक पहाड़ी है इन्हीं जनजातियों के नाम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवजन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? बताइए क्या कहा जाता है इसे? तो स्थिर जनसंख्या, शून्य जनसंख्या वृद्धि, गत्यात्मक जनसंख्या, जनसंख्या की स्थिरता, तो उसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बी आंसर से शून्य जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनसंख्या और नगरीकरण से है। तो क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम था? तो न्यूनतम पूछा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल मृत्यु दर जो है मध्य प्रदेश में प्रति 1000 47 है। न्यून बाल मृत्यु दर नागालैंड में 7 है। तो सर्वाधिक जो 47 कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे कम जो है नागालैंड में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? तो मृत्यु गणना की शुरुआत उस समय करंट अफेयर्स में रहा होगा, तो कौन किया है? कर्नाटक ने प्रारंभ किया है, ए आंसर सही है, कर्नाटक। ठीक है, ए आंसर सही है, कर्नाटक ने किया है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य, तो कर्नाटक ने किया है, ठीक है, तो इसका ए आंसर सही था। अगला है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लिंगानुपात पूछ रहा है, कब कितना था? तो याद रखिएगा, तो 1951 में जनसंख्या भारत में लिंगानुपात, तो 1951 में 946 था। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा 71 में 930 था। देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया है और क्या बोलते हैं संसाधन बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे कम होता गया है। देखिए, 46 था, तो गरीबी थी तब 46 था। 71 में 30 हो गया, फिर 27 हुआ, फिर 2011 में कितना है, यहाँ जाकर थोड़ा बड़ा है, 943 हुआ है भारत का लिंगानुपात। ठीक है, तो ये पूरा मामला है, तो डी वाला इसका गलत था। ठीक है, डी वाला गलत है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो दशकीय रही है भारत की, कितनी रही है? तो बी आंसर सत्य है इसका, 17.67% जो है रही है ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में अब लक्षद्वीप में 91.8% साक्षरता है। ठीक है, लगभग 100 लोगों में से 92 लोग पढ़े लिखे हैं। कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत की जननांकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष किसे कहते हैं? तो 2021 है, वो सॉरी 1921 है, 1947, 1951, 1982। तो ए आंसर सही है, 1921 के पश्चात उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमगत विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि से मृत्यु दर को नियमित करने में सहायता मिली, जिसके कारण देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही। इसलिए 1921 को भारतीय जननांग के इतिहास के महाविभाजन वर्ष कहते हैं। तो इसको पूछता है एग्जामों में, तो 1921 को महाविभाजन वर्ष कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। जिसको मैं कह रहा हूँ कि इसको पूछता है तो सच में पूछता है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और पूछ लिया है हर जगह का। मैंने, देखिए, अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हर जगह का अनुभव मेरे पास है, कि आप, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी के क्वेश्चन के लेवल को मैं समझ जाता हूँ। पीसीएस में क्या पूछेगा और इसमें क्या पूछेगा, कहाँ कहाँ क्या पूछा है, हमको मैक्सिमम चीज़ें याद है, जिसमें 80% तो हमको याद है कहाँ क्या पूछा था। ठीक है, तो अगला है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है। भारतीय संविधान से बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है इसमें, आर में। तो किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था? कांग्रेस भारत था, तो ये बात किसने कही थी? तो ऑस्टिन ने कही थी, CR एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बात बोली थी, ए आंसर इसका सही था। इसने कहा था अपनी पुस्तक द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसने कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, अगला है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया का रचयिता कौन है? तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, तो बुक का नाम तो पूछता ही है। तो विद्युत चक्रवर्ती हैं, रजनी कोठारी हैं, रोमिला थापर हैं, AK दुबे हैं। तो ये रजनी कोठारी हैं, बी आंसर सही है इसका, रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी हैं, याद रखिएगा इनको। अगला है, तो इनकी बुक कौन सी थी? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो रजनी कोठारी हैं, 1970 में इन्होंने प्रकाशन हुआ था इसका। विधानमंडल से क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है इसका, सी आंसर सही है। ठीक है, सी आंसर ठीक है इसका। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होगा, और संविधान के, अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद 63 में लिखा हुआ है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये 89(1) में लिखा हुआ है। तो 63 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है, और 89(1) में वो जो है पदेन सभापति होगा किसका? तो राज्यसभा का। अगला है कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है, वैधानिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है? बताइए। तो RPA एक्ट में लिखा है, RPA एक्ट 1951 एक था, 1950 में है। ठीक है, तो 51 में इसमें लिखा हुआ है वैधानिक अधिकार है ये। ठीक है, डी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा वैधानिक अधिकार है। ठीक,
निर्वाचित होने का अधिकार तो वैधानिक अधिकार है, मत देने का अधिकार बताइए कौन सा अधिकार है, तो वो भी वैधानिक ही अधिकार है, वैधानिक अधिकार है वो। मगर संविधान संशोधन करके, किस संविधान संशोधन द्वारा उम्र को 18 वर्ष से और 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था, वो वाला संशोधन हमको बताइए। जब वो बात अगर संविधान में लिखी हुई तो संवैधानिक प्रावधान भी होना चाहिए ना, संवैधानिक है वोट देने का अधिकार। तो उसका तो मान लीजिए ठीक, उसका डी आंसर सही था, ठीक है, 87 का। अगला, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा विधानसभा में, संसद के किसी भी सदन में। तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, डी आंसर सही है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है संविधान के संशोधन का, ठीक है। 368(2) में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368(2) में लिखा गया है। इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। इसके हेतु संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले का 2/3 मतों से विधेयक को पारित होना आवश्यक है, ठीक है। अगला है, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा, दो पूछा, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, 5-6 पूछेगा ही। इतिहास से ज़्यादा पूछता है आरओ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से है कि 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ोतरी की आशा नहीं की जा सकती। तो समावेशी विकास मतलब होता है कि एक अमीर से लेके एकदम जो हाशिए पर है, जो एकदम महादरिद्र है, गरीब है, वहां तक विकास जब पहुंचता है तो समावेशी विकास कहते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं उसको। तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों की पर्याप्त साख, तो किससे हम मानेंगे कि जो है आशा नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रीय आय अगर किसी की ऊंची है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे समावेशी विकास है, ठीक है। तो ए वाला इसका आंसर सही होगा, 87 का ए सही होगा। तो समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास के लिए कि जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो, जो गरीब कम करने में मददगार हो, गरीबी कम करने में। राष्ट्रीय आय ऊंची होने से समावेशी के सिद्धांतों को पूरा कर हो या जरूरी नहीं है। अन्य विकास, जैसे ग्रामीण विकास करेंगे तो गरीबों का भी विकास हो सकता है, कृषि विकास करेंगे तो भी हो सकता है, कृषकों के लिए क्रेडिट की सुविधा देते हैं, लोन की सुविधा करते हैं, तो उससे भी इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का प्रक्रिया में बाधक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि फाइनेंस जो है, बैंकिंग सुविधाएं हर एक आदमी के पास पहुंचे, ठीक है। तो उसके लिए बाधक कौन सा है, तो निम्न आय है, निरक्षरता है, बैंक शाखाओं का अभाव है, उपयुक्त में से सभी हैं। तो क्या है, तो उस समय तो उपयुक्त में से सभी था, डी आंसर सही था। फाइनेंशियल इंक्लूजन की गठित जो कमेटी थी इनकी, सी रंगराजन के अनुसार निम्न आय, निरक्षरता मतलब कि कम पढ़ाई लिखाई, बैंक शाखाओं का अभाव में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक हुआ है। मगर नचिकेत मोर समिति आई थी, उसने वित्तीय समावेशन पे अपना रिपोर्ट दी थी, तो उसने कहा था कि वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे सुझाव दिए थे। उसको मेंस में उसका यूज किया जाता है, जब मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे किया जाता है। अभी बताऊंगा तो 15 मिनट में वहीं से निकल जाएगा। अगला है, विकास का भागीदारी मॉडल किसके किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो विकास का भागीदारी मॉडल जो होता है किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो व्यक्ति के, राज्य के, व्यक्ति और राज्य दोनों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है विकास का मॉडल, भारतीय मॉडल, विकास का भारतीय मॉडल। तो व्यक्ति का और राज्यों का दोनों का ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और पूछा कहीं है, तो ये सही है, व्यक्ति और राज्यों में, दोनों में से दोनों करता है। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या करती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को समन्वय करके लेके चलती है, ठीक है। 90 है, गरीबी, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय है, परिवार का उपभोग व्यय है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये तो दोनों सही, एक ही लिखा है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में गरीबी अनुमान के लिए क्या है, परिवार का उपभोग व्यय जो है, सी आंसर सही है, इसी को आधार माना जाता है। तो परिवार के उपभोग व्यय में भारत में गरीबी अनुमान का आधार के रूप में मान्यता प्राप्त है। परिवार के उपभोग संबंधी व्यय संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा एकत्र किया जाता है, जिसका उपयोग अधिक पारदर्शी व कारगर नीतियों जो कि गरीबी को कम करने में सहायक होती है। वर्तमान में गरीबों की अनुमान नीति आयोग के कार्यदल NSSO के आंकड़े के आधार पर किया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि परिवार का उपभोग और व्यय पर आधारित है, ठीक है। अगला है, BPL या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं। करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की है। निम्नलिखित में से समिति के अध्यक्ष कौन हैं। समिति के अध्यक्ष उस समय इंपॉर्टेंट था, तो सुरेश तेंदुलकर थे उस समय पे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 2011-12 में जो गरीबी रेखा से नीचे आदमी जो रहते हैं, 2004-5 में वो कितने थे,
तो 37.2% थे, मगर अभी जो हो गए वर्तमान में 2011-12 में घट के 21.9% हो गए हैं। इतना भारी गिरावट आ गई है भाई, सब अमीर हो गए। पता नहीं ये लोग कमेटी वाले क्या देखते हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आता। ऊपर ऊपर देख के भाग जाते हैं, गांव में आकर देखो, जाके जनजातीय क्षेत्रों में देखो कितनी भयानक गरीबी है। लोग खाने के लिए मर रहे हैं, इनको पता नहीं कहाँ से लोग चयन करते हैं। 21% बस मात्र बीपीएल कार्ड है हमारे देश में। अगला है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है, कौन सा अनुपात आकलित कर लिए हैं। तो तेंदुलकर समिति 2004-5 ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का जो परसेंट बताया था वो 37.2% बताया था, ठीक है, जिसे अब तक काफ़ी सुधार हुआ है। और 2011-12 में उसको बता दिए 21.9% हो गई, ये घट गया, ठीक है। तो 37.2 तेंदुलकर बताए थे। अगला है, 11वीं वर्ष पंचवर्षीय योजना 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने परसेंट घटाने का लक्ष्य रखा गया था। तो उसमें भाई लक्ष्य रखे थे अपना उसको, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में तो 10% लाने का इनका लक्ष्य था। सी आंसर सही है, गरीबी को घटा के 10% लाएंगे, ठीक है। तो उसमें करंट अफेयर था ये, तो इकोनॉमिक्स पूछा तो उसको करंट अफेयर ही मैक्सिमम पूछता है, ठीक है। तो ये उसमें 2011 में, वर्ष 2011 में ये सब बजट का क्वेश्चन है, तो ये इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अपना जो बजट 2025 का देखेंगे तो उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो पीडीएस के बारे में बताना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदान करना। तो ये सही बात है, गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, ये सब जो है आवश्यक वस्तुएं उनको देना सब्सिडाइज दाम पे। दूसरा, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया है। तो सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया है इसको, तो हाँ किया गया है। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। खाद्य सब्सिडी जो है तो दोनों है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के देते हैं। तीसरा वाला गलत है, सेंटर और स्टेट मिल के ये खाद्य सब्सिडी देते हैं। तो 1-2 इसका सही है, केवल बी आंसर सही है, तीसरा वाला गलत है, दोनों मिल के देते हैं। अगला है 2009-10 का है, तो ये सही नहीं है। अगला है, मध्याह्न भोजन योजना जो है, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना के को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है। तो कौन व्यवस्थित नहीं करता, तो स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापक करता है, स्वयं सेवक समूह नहीं करते, ठेकेदार नहीं करते, पंचायती राज नहीं, कौन नहीं करता है इसमें बताना है। तो ठेकेदारों को भगा दिया गया है, इसमें पंचायती राज भी शामिल है और स्वयं सेवक समूह, सेवा वाले समूह भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो ठेकेदार इसमें नहीं होते हैं, डी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह को स्कीम काफ़ी पूछता है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अभी वर्तमान में भी इसका ट्रेंड है इसका पूछने का। तो सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू किया गया था, स्कूल चले हम नारा था। 3 हो गया। साक्षर भारत मिशन का जो प्रारंभ किया गया था 2009 में आया था साक्षर भारत मिशन, 4 हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था ये काफ़ी पुराना है, 1987 में चला था, 1 हो गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में आया था, ठीक है। तो 1988 कितना, 2 हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसको, कई बार इसे रिपीट हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें एक आध जो स्कीम है वो रिपीट हो जाएंगी। 4-3-4-1-2, 3-4-1-2 ये आंसर इसका सही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में क्या नहीं आता है इसमें। तो ग्रामीण जल आपूर्ति आती है, ठीक है। सामाजिक बनकी इसमें नहीं आती है, सामाजिक बनकी इसमें नहीं आती है। प्राथमिक शिक्षा इसमें आती है। नगरों की मलिन बस्तियों में सुधार करना इसमें आता है, इसका सी आंसर है, तो सॉरी बी आंसर है इसका, कि जिसमें सामाजिक बनकी नहीं आता, ठीक है, बी वाला, सामाजिक बनकी इसमें नहीं आता है, ठीक है। अगला है, तो ये न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में किया गया था। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 6वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में। तो 10वीं में शुरू किया गया था, डी आंसर सही है, 2002 से 2007 के बीच में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसको, 2005 में प्रारंभ किया गया था, 12 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी जो ओल्ड वाली स्कीम है उसको नोट कर लीजिएगा, और यूपीपीसीएस और आरओआर दोनों में पूछता है मेरे भाई। अगला है, आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। तो आम आदमी बीमा योजना को फिर से पूछ दिया, कब प्रारंभ किया गया था। 2007 में प्रारंभ किया गया था, अक्टूबर में। तो डी आंसर सही है, 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो इसमें जो है, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई थी, ठीक है।
पहले चरण में 18 से 59 वर्ग के भूमिहीन श्रमिकों के लिए योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देय प्रीमियम जो था 200 रुपये प्रति सदस्य था। केंद्र राज्य सरकारों द्वारा 50-50% का अनुपात में वहन किया जाता था। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया था इसको, ठीक है। तो पैसा वही राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दर्जा दिया गया है? महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो उस समय का एक क्वेश्चन है, तो पुराना है। चलिए नया वाला देखेंगे हम लोग, महारत्न और नवरत्न वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1818 में पहली सूती कारखाने की जो वस्त्र कारखाना था वो कहाँ प्रारंभ किया गया था भारत में? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो ये पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। ए आंसर इसका सही है, फोर्ट ग्लास्टर। अगला है, मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली है। तो उसमें निम्नलिखित में से कौन 1 जनवरी करंट अफेयर्स है, ठीक है। ठीक, करंट अफेयर्स है। तो ये देख लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में बनाई गई समिति जो थी उसके अध्यक्ष से पूछा गया था। तो सी रंगराजन थे, अभी ऊपर हम लोग देख के आए थे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इस तरह का कमेटी वमेटी पूछता है तो उस हिसाब से हम लोग कमेटी वमेटी तैयार कर लेंगे अपना, ठीक है। अगला, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो जो है गुजरात के सूरत में अवस्थित है। बी आंसर सही है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत हीरा संस्थान की। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का मतलब होता है कहीं भी वो सेटअप हो जाएगा, कहीं भी उसको बना सकते हैं, कोई भी उसमें रिसोर्स और संसाधन की कोई मामला उसमें नहीं होता, ठीक है। परिवहन लागत होगा तो कोई खर्चा का मामला नहीं होता इसमें। तो सॉफ्टवेयर है, सी आंसर सही है। तो फुटलूज उद्योग कहीं भी स्टेब्लिश हो सकता है, उसमें बाहर लॉस का या फिर कोयला के क्षेत्र में हो या फिर नदी पानी, इसका कोई मतलब नहीं होता, स्थान का कोई मतलब ही नहीं था, कहीं भी हो सकता है वो। तो फुटलूज उद्योग ऐसा उद्योग होता है जो परिवहन या संसाधनों को प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पे उसको स्थिति उसकी हो सकती है, ठीक है। अगला भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है। तो 1 नैनोमीटर होता है, तो इसको पूछता है बार बार। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻7 के और 10⁻9 मीटर के समानुपाती होता है, समझ रहे हैं। 10⁻7 सेंटीमीटर में अगर दिया होगा तो 7 होगा, ठीक है। अगर मीटर में दिया होगा 10⁻9 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1 नैनोमीटर 10⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻9 मीटर, ठीक है, ये होगा। तो 1 नैनोमीटर और ये होता है, देखिए मीटर में, सेंटीमीटर में ये होता है। अगला है, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा जो होता है तो उदाहरण है, अपवर्तन का नहीं है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसको बताए थे हमने, बी आंसर सही है। तो जो अभी क्रैश कोर्स जो है हमारा, उसको देखेंगे अब, अगर किसका क्रैश कोर्स, तो इन्वायरमेंट का क्रैश कोर्स हमने कराया है, उसमें देखेंगे तो उसमें भी इसका एक टॉपिक छोटा सा इसका भी है उसमें, ठीक है। अगला है कि सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबा कर किया जाता है। तो किस में डुबाया जाता है सोडियम धातु को? पानी में करेंगे तो आग लग जाएगी, जल में नहीं होगा। किरोसिन में, हवा में, अमोनिया में। तो किस में होती है? तो किरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ए आंसर सही है, ठीक है। सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत मुलायम होता है वो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है? तो पेट्रोलियम से कौन सा निकलता है इसमें, कौन सा उसमें उप उत्पाद के रूप में निकलता है? तो पेट्रोल है, चारकोल है, कोयला है, एस्फाल्ट है। कौन सा निकलता है? तो एस्फाल्ट है, डी आंसर सही है। तो एस्फाल्ट पेट्रोल का परिशोधन करने के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ है। पेट्रोलियम उत्पाद तेल रिफाइनरियों में संसाधित कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले उपयोगी संग्रहियों को कहते हैं। एस्फाल्ट में अतिरिक्त डामर, पैराफिन, मोम, चिकनाई पैदा करने वाले तेल उत्पादित होते हैं। अगला है, शुष्क बर्फ होता है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? तो वाष्प होता है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा है कई बार। तो ड्राई आइस है, CO2 होता है वो, शुष्क CO2। अगला है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होती है, अपचयन होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है, या बहुलीकरण होता है। तो एक गोबर गैस वाली जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें क्या होता है? उसमें किण्वन होता है, ए आंसर सही है, किण्वन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किण्वन में जो पदार्थ को अर्धतरल रूप में एक सिरे पर डाला जाता है और किण्वन के बाद स्लरी को पूरी प्रणाली में विघ्न डाले बिना समय समय पर एक दूसरे सिरे से निकाला जाता है। और बायोगैस उत्पादन ऑर्गेनिक अपशिष्ट के दक्ष प्रबंधन और रूपांतरण द्वारा स्वच्छ नवीकरणीय बायोगैस ऊर्जा और
ऑर्गेनिक जैव उर्वरकों के निर्माण हेतु एक स्वच्छ और अच्छा विकल्प है। ठीक है। अगला, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट है इसमें। ठीक है, सी आंसर सही है, सोडियम बेंजोएट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, हर हर चीज़ में भी डाला होता है। पतंजलि का जूस पी रहे हैं, आंवले का, लौकी का, हर में सोडियम बेंजोएट होता है एक निश्चित मात्रा में। ठीक है। अगला है, सूत्र भी पूछ सकता है कभी, तो C2H5NaO2, C2H5NaO2 होता है ये। यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिल कार्बोस कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता की नहीं, समय की, दूरी की इकाई है। सी आंसर सही है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सही है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? लोहा है, सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। तो सर्वाधिक मात्रा में हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है, डी आंसर सही है। तो मानव शरीर में भार में 65% जो है, मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन है। ठीक है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 1.4% जो है कैल्शियम है, और 1.1% जो है फास्फोरस है। ठीक है, तो 1.4% है कैल्शियम। अगला है पर्यावरण और परिस्थितिकी, जिसका हमने क्रैश कोर्स करा दिया है, आप उसमें आराम से जाकर देख सकते हैं। कह रहा है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो इसका पहला सही है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सर्वाधिक होता है, इसलिए हमको नीला नीला सब दिखाई देता है। ठीक है। अगला है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न द्वारा किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा। तो वर्षा द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, बी आंसर सही है। वर्षा जब होगी तो सब लोग, जितने प्रदूषण है सब नीचे गिर जाएंगे, तो स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी देखे होंगे जब बारिश होने के बाद में जब धूप होती है तो बहुत तेज लगती है, बहुत सब मौसम एकदम पूरा जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट एकदम साफ साफ दिखाई देता है, जैसे लगता है कि 4K में देख रहे हैं हम, डबल HD में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब बारिश हो जाए देखिए, धूप लगती है बारिश के दिनों में, कितना तेज लगती है, जैसे लगता है कि जला देगा सब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? परिस्थिति का संतुलन बनाए मदद नहीं करता है कौन सा? तो वनों का काटना, यही नहीं मदद करता है, ये आंसर सही है। बाकी वनारोपण करता है, वर्षा जल प्रबंधन करता है, जैव मंडल भंडार भी करता है, ये आंसर सही है इसका। वनों का काटना जो है उसके संतुलन में भाग नहीं लेता, असंतुलन पैदा करता है। ठीक है। अगला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए पूछता है ये, तो मैं शॉर्ट वीडियो डाला हूँ, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था 1981 दिया है, 1986 दिया है, 1995 दिया है और 2000 दिया है। तो जो भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था, EPA 1986 में आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश में लागू हुआ 1986 को। इसमें 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम कौन सा जो है वो नहीं है, हमको बताना है। तो आम आदमी बीमा योजना सामाजिक संरक्षण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो ये जो है रोजगार देने के लिए संरक्षण कार्यक्रम नहीं है सामाजिक। असंगठित वर्ग सामाजिक सुरक्षा योजना, ये भी है, तो इसका सी आंसर नहीं है। ठीक है, सी वाला ठीक है इसका। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई थी, बताया था अक्टूबर 2007 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में आई थी, याद लिख लीजिएगा कहीं, इसको पूछेगा। वर्कर सामाजिक सुरक्षा, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो आया था 2008 में आया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा है कभी न कभी, मिलान करवाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास से है, गरीबी कम करने से है, वातानुकूलन से नहीं है, कागज के थैले का प्रयोग से है। तो किससे नहीं है भाई बताइए? तो वातानुकूलन से भी है। बी, गरीबी कम करने से इसका जो है पर्यावरण संरक्षण का कोई संबंध नहीं है, बी आंसर सही है। गरीबी कम करना इसमें नहीं शामिल है। गरीबी कम करने का संबंध सामाजिक सुरक्षा से है। शेष तीनों विकल्प जो हैं वो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। अगला है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो अस्थायी विकास जो है किससे संबंधित है? अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक, औद्योगिक, सामाजिक। तो प्राकृतिक संसाधन से है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला मॉडल जो है उसी पे पूछ रहा है ये। अगला क्वेश्चन है,
कि निम्न राज्यों में से कौन सा 2008 में, निम्न राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था? तो 2021 में भारत में राज्यों में केरल में मानव सूचकांक सर्वाधिक बढ़िया था, तो केरल सर्वाधिक अच्छा है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, केरल नंबर 1 है, याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश। चलिए ये इसे छोड़ देते हैं, करंट अफेयर से ये। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया बब्बर शेर सफारी, बताना है आपको। इटावा में किया गया है, सी आंसर सही है। अगला गणित का क्वेश्चन है, पहला है, कह रहा कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? तो दोगुना कह रहा है ये। तो दोगुना होने के लिए एक फार्मूला होता है, समय इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपन आर होता है, आर रेट होता है इसमें। तो n कितना है, दोगुना करना है हमको, तो n कितना हमको करना है, तो दोगुना करना है, तो 2 - 1 हो गया इंटू 100 हो गया। बट पर इसको कोई धन 5% वार्षिक ब्याज में, तो कितना परसेंट वार्षिक ब्याज है, 5% है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 100/5 आ जाएगा, तो 5 × 20, 20 × 25 100, ठीक है, 20 होगा, तो 20 होगा, तो 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, सी आंसर सही है इसका, 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी गांव की जो जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घटती रहती है, यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले जो थी 10,000 थी, तो इस समय इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो 20% की दर से घट रही है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 10,000 गुणित 80/100, फिर से इसका 80/100 कम होगी, मतलब कि ये कितना बच रही है, तो 80% बच रही है ना, कि जब 20% प्रति वर्ष कम हो रही है, तो एक वर्ष में इतना कम हुई पहला, दूसरे वर्ष में इतना कम हुई। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 10,000 है ना, 10,000 था, तो 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 6400, तो डी आंसर सही है। इस समय इसकी जनसंख्या थी 6400 है, ठीक है, डी आंसर इसका सही, 6400 जनसंख्या है इसकी। जब लगातार कम हो कोई चीज़, तो उसको 20% कम हुआ है, तो 80% बचा होगा ना, तो गुणते 80/100 कर देंगे, तो समझ रहे हैं बात को, जो लोग मैथ लगाए होंगे वो समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश, समसामयिक की पूछ रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा हरिकेन सैंडी से प्रभावित है? तो हरिकेन कहाँ पे आता है, तो आप सैंडी को छोड़ दीजिए, हरिकेन कहाँ पे आता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ आता है, सी आंसर इसका सही है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन को खोज 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 कर लिया जो मस्तिष्क के खराब खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करने का, निम्नलिखित में से वो प्रोटीन कौन सा है? तो वो प्रोटीन जो अल्जाइमर उत्पन्न करता है, तो कौन सा प्रोटीन है वो? तो अभी पूछ सकता है इसको भी, तो एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है ये, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो दिमाग की कोशिका का एक दूसरे से जुड़ाव और खुद कोशिकाओं के कमजोर और खत्म करने की वजह से याददाश्त चली जाती है। ठीक है, अगला है बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल, कौन सा था? हिग्स बोसान है, सी आंसर सही है। हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल कहते हैं उसको, तो उसमें करंट अफेयर्स का पूछा था ये। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो क्यूरोसिटी रोवर क्या है? तो यूएसओ का मंगलयान अन्वेषणी अंतरिक्ष यान है, तो 3 हो गया। मैसेंजर क्या है, बताना मैसेंजर क्या है? तो मैसेंजर है नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है, 4 हो गया। रुस्तम 1 क्या है? तो रुस्तम 1 जो है डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है। और आकाश 2 क्या है? तो यह जो है टेबलेट है। ठीक है, 1 हो गया, टेबलेट है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ए आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला है आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित करना शुरू किया? तो रूस के साथ, बी आंसर सही है, रूस के साथ। निम्न में से कौन से में से किस चक्रवात भारत को प्रभावित नहीं किया? तो उसमें करंट अफेयर्स है, तो छोड़ देते हैं। अगला है लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोग की मृत्यु हो गई, कहाँ पे? तो लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण जो है लाखों लोग की भूखमरी से मृत्यु हो गई, वो चीन में हो गई, सी आंसर सही है। अगला है, पूछ रहा है कौन सा संयम सुमेलित है? सुमेलित पूछ रहा है, तो नाग है, प्रति टैंक प्रक्षेपात्र है,
तो यही सही सुमेलित है। नाग जो है, जो टैंक प्रति टैंक है, टैंकों को उड़ा देता है, जो टैंक होते हैं उनको उड़ाता है नाग, तो पहला ही सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप और सबके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसे देख के हटा देता हूँ। ये पूरा है। त्रिशूल है, पृथ्वी है और पिनाक है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। अगला है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। तो चेरनोबिल कहाँ पे है? फ्रांस में है, जापान में है, यूक्रेन में है, जर्मनी में है। तो यूक्रेन में है, सी आंसर सही है, यूक्रेन में है। भीषण परमाणु आपदा हुआ था 25 से 26 अप्रैल 1986 में रात में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में। यूक्रेन उस समय यूएसएसआर का हिस्सा था, मतलब कि यूएसए का हिस्सा था उस समय यूक्रेन। अगला है, भारत ने, ये तो वो है, करंट अफेयर्स है। भारत ने सन 2004 में आई सुनामी द्वारा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभाव परिणाम हुआ था? तो भारत 2004 में आई सुनामी द्वारा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावी हुआ था? तो सर्वाधिक दुष्प्रभावी क्या हुआ था भाई? तो भीतरकनिका, मुथुपेट, नागापट्टिनम और क्या है, पिछवारम। कौन सबसे अधिक प्रभावित हुआ था बताना है आपको। तो नागापट्टिनम सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, डी आंसर सही है इसका, नागापट्टिनम, डी आंसर सही है। अगला है, विविध पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है, साक्षरता होता है, जीवन प्रत्याशा होता है, नगरीकरण नहीं होता। बी आंसर सही, नगरीकरण नहीं होता है एचडीआई में। अगला, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? किसने किया था सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, विश्व विकास प्रतिवेदन, सामुदायिक विकास योजना। समन्वित ग्रामीण विकास योजना ने किया था, बी आंसर सही है इसका। तो विकास के मानवीय पक्ष पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सर्वप्रथम, तो इसका बी नहीं, ये है भाई, ये सत्य है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सर्वप्रथम ध्यान इस पे दिया था। अगला इंपॉर्टेंट है, ये कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब प्रारंभ की थी? ये कई बार पूछा है। तो 1986 में द्रुत डाक सेवा प्रस्तुत की थी, डी आंसर सही है, 1986 में की थी। ठीक है, 140 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। लाइक वीडियो जरूर कर दिया करिए, थोड़ा भी देखिए तो लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।